कोपरगाव तालुका एज्युकेशन सोसायटीचे किम कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगाव येथील ई क्लासरूममध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचे सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, मी प्राध्यापक निकम युबी आपल्याला 12वी भूगोल या विषयाचे अध्यापन करत आहे. मित्रांनो, यापूर्वीच्या लेक्चरमध्ये आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील प्रकरण क्रमांक 6 तृतीय आर्थिक क्रिया यामध्ये वाहतूक हा घटक विचारात घेतला होता. वाहतुकीमध्ये रस्ते आणि लोहमार्ग हे दोन वाहतूक मार्ग आपण विचारात घेतले होते. आज आपण वाहतूक मार्गापैकी जलमार्ग या घटकाचा विचार करणार आहोत. जल वाहतूक महत्त्व, फायदे, उपयोग. जल वाहतूक सर्वात स्वस्त वाहतुकीचे साधन आहे, कारण वाहतूक खर्च कमी, निसर्गनिर्मित असल्यामुळे निर्मिती आणि दुरुस्ती यासाठी खर्च करावा लागत नाही. सर्व जलमार्ग बहुतेक निसर्गनिर्मित आहेत. 2. सुरक्षित वाहतूक. इतर वाहनाप्रमाणे बोटींना धक्के बसत नाही, त्यामुळे मालाची सुरक्षितपणे वाहतूक होते. 3. माल वाहून नेण्याची क्षमता. जहाजांची माल वाहून नेण्याची क्षमता अधिक असते, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मालाची वाहतूक करता येते. 4. इंधन कमी लागते. जहाजाचे वजन पाण्याने तोलले जाते, त्यामुळे फक्त ओढण्यापुरती शक्ती आवश्यक असते, म्हणून जहाजांना इंधन कमी लागते. आर्थिक विकासास चालना. स्वस्त असल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापार जलमार्गाने केला जातो, त्यामुळे आर्थिक विकासास चालना मिळते. जलमार्गाच्या उणीवा, समस्या किंवा मर्यादा. एक मंद गतीने वाहतूक. जहाजाचा वेग कमी असल्यामुळे वाहतुकीसाठी वेळ अधिक लागतो, त्यामुळे नाशवंत मालासाठी जलमार्ग उपयुक्त ठरत नाहीत. हवामान व समुद्र स्थितीचा प्रतिकूल परिणाम. जलवाहतुकीमध्ये हवामान अनुकूल असणे आवश्यक असते. वादळी वारे, समुद्र खवळलेला असेल तर या वाहतुकीमध्ये मर्यादा पडतात. नाशवंत मालासाठी निरुपयोगी. जलवाहतुकीसाठी वेळ अधिक लागत असल्याने नाशवंत मालाच्या वाहतुकीसाठी त्याचा उपयोग होत नाही. राजकीय परिस्थिती. दोन देशांमधील परस्पर संबंध हे चांगले असणे आवश्यक असते. जर राजकीय परिस्थिती चांगली नसेल, युद्धजन्य परिस्थिती असेल, तर अशा वेळी जलवाहतुकीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. मोठी भांडवल गुंतवणूक. जहाज तयार करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे बंदरे तयार करण्यासाठी, मोठमोठ्या क्रेन्स लावण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता असते. त्यानंतर जगातील प्रमुख सागरी मार्ग. त्यामध्ये 1 नंबर सुएझ कालवा. सुएझ कालवा हा मानव निर्मित असून तो भूमध्य समुद्र आणि तांबडा समुद्र यांना जोडतो. सुएझ कालवा हा इजिप्त सरकारच्या मालकीचा आहे. कालव्याच्या मुखाजवळ भूमध्य समुद्रात पोर्ट सईद आणि तांबड्या समुद्रात सुएझ ही बंदरे आहेत. हा जलमार्ग 17 नोव्हेंबर 1869 मध्ये वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला.
कालव्याची लांबी सुमारे 193 किलोमीटर असून रुंदी 69 ते 205 मीटर पर्यंत आहे आणि खोली 11 ते 24 मीटर आहे. युरोप व आशिया यांच्यातील अंतर केप ऑफ गुड होपच्या मानाने 8,000 किलोमीटरने कमी झाले. उदाहरणार्थ लंडन ते मुंबई हा प्रवास 23 दिवसांनी कमी झाला आहे. म्हणून त्यास सागरी वाहतुकीत क्रांतिकारक बदल करणारा कालवा असे म्हणतात. सुएझ कालव्यामुळे आशिया खंड, आफ्रिका आणि युरोप खंड भूमध्य सागराद्वारे जोडले गेलेले आहेत. हा जलमार्ग जगाच्या मध्यवर्ती असल्याने जगातील सर्व देशांना मोठ्या प्रमाणात उपयोग झालेला आहे. या जलमार्गाने युरोपमधील पक्का माल आशिया खंडात व आशिया खंडातील कच्चा माल युरोपमध्ये नेण्यासाठी मोठा उपयोग झालेला आहे. वेलकम टू एनर्जी। मेरा नाम अपूर्व शर्मा है और आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल का नाम हम सब लोगों ने सुना हुआ है, बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आज हम थोड़ा सा वो देखने वाले हैं। सबसे पहले सुएज़ कैनाल पे बात करने के पहले हम बात करना चाहेंगे कि यदि मुझे इंडिया से नॉर्थ अमेरिका जाना है, या कह सकते हैं अमेरिका जाना है, आप देख सकते हैं इंडिया यहाँ पर है, ये पूरा जो एरिया है वो नॉर्थ अटलांटिक का एरिया है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ पे अपना एक शिप भेजना है वाटरवे के थ्रू पूरा, तो इसके लिए मुझे कौन सा रूट फॉलो करना सही रहेगा। तो मेनली हमारे पास होते हैं 3 रूट। पहला वाला जो रूट है जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से इंडिया से हम पूरा पैसिफिक ओशन में जाएं और यहाँ से घूमते हुए पूरा हम नॉर्थ अमेरिका पहुँचें, बट ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी फैसिलिटेड नहीं है। तो अब हमारे पास बचते हैं 2 रूट। पहला रूट ये है कि हम इंडिया से इधर अफ्रीका की तरफ जाएं, यहाँ नीचे से केप ऑफ गुड होप के होते हुए हम इधर नॉर्थ अटलांटिक में कनेक्ट हो जाएं और नॉर्थ अटलांटिक से हम फिर यूएसए, कनाडा और साउथ अमेरिका में जा सकते हैं। लेकिन ये वाला रूट हमें देख के लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा है। तो दूसरा एक और रूट है हमारे पास जिसमें हम यहाँ अरेबियन सी से होते हुए रेड सी जाएं, रेड सी से हम यहाँ मेडिटेरियन सी में चले जाएं और मेडिटेरियन सी से हम यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कनेक्ट हो जाएं। अब हम ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाला जो रूट है ये हमें छोटा दिख रहा है, तो हमें यही वाला फॉलो करना चाहिए, पर इस रूट को फॉलो करने में एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया गया है सुएज़ कैनाल। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि सुएज़ कैनाल किस एरिया में लोकेटेड है। ये है हमारा रेड सी जो हमें अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। यहाँ पर नीचे इस जगह से हम अरेबियन सी में आ सकते हैं। रेड सी के ऊपर का जो एरिया ये है मेडिटेरियन सी जो अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि अगर हमें रेड सी से मेडिटेरियन सी में जाना है तो यहाँ बीच का ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया ये लैंडमास एरिया है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सी नहीं है, कोई ओशन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है जो इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दे। तो इसी का सॉल्यूशन निकाला गया इसके एरिया में कि जहाँ पर आप कंट्री देख सकते हैं, यहाँ पे पास में ये जो पूरा पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये इजिप्ट का पोर्शन है। इजिप्ट के पास में यहाँ पर आप देखेंगे ये यमन स्टार्ट हो जाता है, ऊपर इसके इज़राइल है, पास में जॉर्डन है। तो यहाँ पर इजिप्ट की टेरिटरी पे एक कैनल का कंस्ट्रक्शन किया गया। ये जो कैनल है ये एक आर्टिफिशियल सी वाटरवे है जो कि इजिप्ट में बनाया गया है। इसका मेन काम ये है कि ये मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है रेड सी से, मतलब आप इन दोनों को इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो लैंडमास में बीच में एक कैनल को डिज़ाइन किया गया है। इस कैनल को डिज़ाइन किया गया था सुएज़ कैनल कंपनी के द्वारा, जिसका कंस्ट्रक्शन बिगेन हुआ था 25 सितंबर 1859 को और ऑफिशियली इसको ओपन कर दिया गया था 17 नवंबर 1869 को। इस कैनाल की जो लेंथ है वो है लगभग 120.11 माइल्स, अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 165 टू 170 किलोमीटर के अराउंड ये पूरी है। इस कैनल का फ़ायदा ये हुआ है कि इसने वाटरक्राफ्ट जितने भी होते हैं, शिप्स जितने भी होते हैं, उनको एक शॉर्टर जर्नी प्रोवाइड की है बिटवीन नदर्न अटलांटिक एंड नदर्न इंडियन ओशन के बीच में वाया द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। और इसके लिए उनको वो अवॉइड कर पाए हैं साउथ अटलांटिक और साउथ इंडियन ओशन के एरिया को।
इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये मिला है कि इसके कारण 7000 किलोमीटर अप्रॉक्स जो लेंथ थी उसको ये कम कर पाए हैं। तो सुएज़ कैनल के बारे में हम बात करते हैं कि सुएज़ कैनल दिख तो बिल्कुल भी अभी लैंडमार्क्स पे ही रही है, तो किस प्रकार की है, कैसे इसको बनाई गई है। तो हम चलते हैं रेड सी की साइड से। रेड सी की तरफ से अगर हम चलेंगे तो सुएज़ कैनल का जो सदर्न एरिया है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है पोर्ट तौफीक में। पोर्ट तौफीक में इस तरीके से इसको ब्रेक करके यहाँ पे लैंडमार्क्स को एक कैनल डिज़ाइन किया गया है जो कि ऊपर यहाँ से इस तरीके से रन हो रही है। यहाँ से सीधे सीधे जाने के बाद थोड़ा सा बीच में जाने के बाद यहाँ पर एक लेक आती है जिसका नाम है ग्रेट बिटर लेक। ये बिटर आप नाम समझ सकते हो, काफ़ी हाई सेलाइन लेक है। इस एरिया का यूज़ किया जाता है कि जब शिप्स इस एरिया में आते हैं तो वो यहाँ पे अपना मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो इसका ये यूज़ होता है। फिर यहाँ से ये इस तरीके से वापस से 2 वे रूट होकर ये यहाँ से इधर जाने लग जाते हैं। इसके जो लेफ़्ट वाला एरिया है यहाँ पर एक लेक आती है जिसका नाम है टिम्सा लेक। इस टिम्सा लेक के लिए इसको कहा जाता है कि ये क्रोकोडाइल लेक भी है। ये पहले सलाइन लेक थी, अब काफ़ी इसमें फ्रेश वाटर इंक्लूड हो चुका है। यहाँ से ये इस तरीके से आगे बढ़ते हैं वाटरक्राफ्ट्स 2 वे रोड के ज़रिए, और ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इस जगह तक पहुँचते हुए यहाँ पे फिर इनका एक 2 वे क्रिएट हो जाता है। और यहाँ आने के बाद फाइनली ये पोर्ट सेड, ये जो जगह है यहाँ पर आके इनकी ओपनिंग होती है मेडिटेरियन सी में। तो इस तरीके से इसको बीच में से डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी से कनेक्ट हो जाता है और मेडिटेरियन सी यहाँ पर आकर रेड सी से कनेक्ट हो जाता है, और रेड सी के थ्रू हम अरेबियन सी में आ सकते हैं और फाइनली हम पूरे इंडिया में इस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो पूरा सुएज़ कैनल डिज़ाइन किया गया है वो इस पोर्शन में डिज़ाइन किया गया है। 2012 में इसका डाटा निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि इस रूट से टोटल 17,225 वेसल्स पास हुए हैं सुएज़ कैनल से, और अगस्त 2014 में इसको एक्सपांशन करने का काम स्टार्ट हुआ था। जो अभी हमने देखा कि 2 वे जो इसको बनाया गया था वो अगस्त 2014 में इसका काम स्टार्ट किया गया था, जो कि बल्ला बाईपास इस एरिया में आता है, वहाँ पे इसको एक्सपांड और वाइडन किया गया। लगभग 35 किलोमीटर इसको वाइड किया गया, जिसके कारण इसका जो ट्रांजिट टाइम था वो लगभग बहुत कुछ बढ़ पाया है। और जो न्यू सुएज़ कैनल थी वो स्टार्ट हुई थी 6 अगस्त 2015 में, जिसकी अब कैपेसिटी बढ़ गई है कि एक टाइम में पहले वहाँ पे 49 शिप्स निकल पाते थे, अब वहाँ पे 97 शिप्स पर डे निकल सकते हैं। तो इस तरीके से सुएज़ कैनल हम देख सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। दूसरा कालवा आहे पनामा कालवा। पनामा कालवा दक्षिण अमेरिकेमध्ये पनामा या देशात असून तो अमेरिका देशाच्या मालकीचा आहे। या कालव्यामुळे अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागर जोडले गेले आहे। अटलांटिक किनाऱ्यावर कोलोन तर पॅसिफिक किनाऱ्यावर पनामा हे बंदर आहे। संयुक्त संस्थानाच्या मालकीचा असून 15 ऑगस्ट 1914 पासून वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे। लांबी 77 किलोमीटर असून 100 ते 330 मीटर रुंदी आहे। खोली 12 ते 15 मीटर आहे। हा कालवा समुद्र सपाटीपासून 28 मीटर उंचीवर आहे, त्यामुळे लॉक पद्धतीने पाण्याची पातळी कृत्रिमरित्या वाढवली जाते। हे 2 मानवनिर्मित कालवे असून ते वाहतुकीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत। पैनामा कैनाल मानव निर्मित 82 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो पैनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ये नहर इस्थमस ऑफ पैनामा को काटते हुए निर्मित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जलमार्गों में से एक है। इस कैनाल पर पैनामा देश का नियंत्रण है और ये लॉकिंग प्रणाली पर आधारित है। अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर तकरीबन 8,000 मील यानी 12,875 किलोमीटर घट जाती है।
क्योंकि इसके ना होने की स्थिति में समुद्री जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न से चक्कर लगाते हुए जाना पड़ता था। पनामा कैनाल को पार करने में जलयानों को 11 घंटे 38 मिनट का समय लगता है। इस नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ और 15 अगस्त 1914 को ये जलयानों के आवागमन के लिए खोल दी गई। जब यह नहर बनी थी तब इससे लगभग 1000 जलयान प्रतिवर्ष गुजरते थे और ये संख्या 2008 में 14,702 हो गई थी। ये नहर अपने आप में इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है। ये एक मीठे पानी की गैटन झील से होकर गुजरती है और चूंकि इस झील का जलस्तर समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर है, इसमें जहाज़ों को ऊपर लाने के लिए 3 लॉक्स का निर्माण किया गया है, जिनमें जहाज़ों को प्रवेश करवाकर और पानी भरकर उन्हें पहले ऊपर उठाया जाता है ताकि ये झील से होकर गुजर सके। 1881 में कुछ फ्रांसीसी इंजीनियर, जिन्होंने बेहद सफल सुएज कैनाल का निर्माण किया था, जो हिंद महासागर को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, अब पनामा कैनाल के निर्माण का प्रस्ताव रखा। जहाज़ों को भूमि से पार करने में मुश्किल बात यह है कि जहाज़ सिर्फ पानी पर ही तैर सकते हैं और पानी हमेशा समुद्र की ओर बहने की कोशिश करता है। सुएज नहर के इंजीनियरों ने समुद्र के स्तर पर जमीन के माध्यम से एक चैनल को खोदकर उस समस्या को हल किया, जिससे समुद्री जल इसके माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। दुर्भाग्य से पनामा का पहाड़ी इलाका इजिप्ट से काफ़ी अलग था और फ्रांसीसी इंजीनियरों के अनुमान से इसकी खुदाई का खर्चा काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था। साथ ही उनका डिज़ाइन और भी अधिक समस्याओं में चला गया, क्योंकि प्रशांत महासागर का समुद्र तल अटलांटिक से 20 सेंटीमीटर अधिक है, जिससे नहर के माध्यम से जाने वाले पानी का बहाव काफ़ी तेज़ होगा और जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा येलो फीवर जैसे रोग वहां काम कर रहे कर्मचारियों में फैल गए थे और अंत में उन्हें परियोजना को छोड़ना पड़ा। हालांकि मध्य अमेरिका के माध्यम से एक नहर होने का फायदा भी बहुत अधिक था और ये बात अमेरिका को पता थी, इसलिए अमेरिका ने कुछ दशक बाद इस परियोजना को फिर से शुरू किया। उनका डिज़ाइन थोड़ा अलग था। समुद्र तल तक ज़मीन को खोदने के बजाय उन्हें लगा कि नाव को किसी भी तरह ज़मीन के ऊपर से ले जाना अधिक समझदारी है। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक विशाल मानव निर्मित झील बनाने के लिए शैग्रिस नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण किया, जो भूमि के एक बड़े हिस्से को कवर करेगा और अधिकांश जलमार्ग बनाएगा जो जहाज पार कर सकते हैं। प्रत्येक कक्ष के दोनों छोर पर विशाल गेट बने हैं जो झील के पानी को पीछे रखते हैं। एक जहाज के प्रवेश करने के बाद पानी का स्तर बढ़ा दिया जाता है जब तक गेट के प्रत्येक पक्ष का स्तर बराबर न हो। ये प्रक्रिया जहाज को ऊपर उठा देती है। तब द्वार खुल जाते हैं और जहाज अगले कक्ष की ओर बढ़ता है। सबसे बड़ा गेट लगभग 8 मीटर ऊंचा और 2 मीटर से अधिक मोटा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे मजबूत हों। अकेले साल 2015 में 340 मिलियन टन से अधिक माल इसके माध्यम से गया था, जो विश्व व्यापार का 6% हिस्सा है। और ये निश्चित रूप से पनामा देश को बहुत खुश रखता है, क्योंकि इससे पनामा के खजाने में एक वर्ष में लगभग $2 बिलियन आता है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पनामा कैनाल को 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में शामिल किया गया है।
त्यानंतर चौथा वाहतूक मार्ग आहे हवाई मार्ग. हवाई मार्गासाठी पोषक किंवा अनुकूल हवामान, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास, विमानतळ आणि मैदानी प्रदेशाची आवश्यकता असते. सततचे धुके आणि धुके असलेले पर्वत शिखरे यांनी व्याप्त प्रदेश हवाई वाहतुकीस अडथळ्याचे ठरतात व अशा प्रदेशात हवाई वाहतुकीचा विकास होत नाही. हवाई वाहतुकीचे फायदे, महत्त्व किंवा उपयोग. एक, जलद वाहतूक. हवाई वाहतूक विमानाचा वेग जास्त असल्याने अतिशय जलद गतीने होते. नैसर्गिक मार्ग. विमान वाहतुकीसाठी नैसर्गिक मार्ग असल्याने मार्ग बांधावे लागत नाहीत. अंतरात बचत. विमान वाहतूक करताना जे विमान मार्ग आहे ते अतिशय जवळच्या मार्गाने जातात, त्यांना कुठलाही पर्वत किंवा इतर नैसर्गिक घटकांचा अडथळा होत नाहीत. बृहवर्तुळाला अनुसरून असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये अंतर हे कमी होत जाते. नाशवंत मालासाठी उपयुक्त. जलद वाहतूक होत असल्याने नाशवंत मालासाठी उपयुक्त आहेत. मौल्यवान वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी उपयुक्त. युद्ध काळात महत्त्व. विमान वाहतूक युद्ध काळात अतिशय महत्त्वाची असते कारण अतिशय कमी वेळामध्ये मदत मिळू शकते. दुर्गम भागात संपर्कासाठी उपयुक्त इत्यादी फायदे आहेत. आता मर्यादा किंवा उणिवा किंवा समस्या. जास्त खर्चिक. विमान वाहतूक अतिशय खर्चिक असल्यामुळे सामान्य लोकांना परवडत नाही. हवामानाचा परिणाम. प्रतिकूल हवामान असेल तर विमान वाहतूक बंद करावी लागते. अवजड मालाची वाहतूक अशक्य. वजनाने जड असलेल्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी खर्च अधिक येतो, त्यामुळे वाहतूक केली जात नाही. आंतरराष्ट्रीय संबंध. विमान वाहतुकीसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंध चांगले असणे आवश्यक असते. पाठ्यपुस्तकामधील वाहतुकीमधील 2 प्रकार, जलमार्ग आणि हवाई मार्ग यांचा विचार केलेला आहे. पुढील लेक्चरमध्ये आपण व्यापार या घटकाचा विचार करणार आहोत.